Hello, good morning students. Today we are going to start the next topic, value of g on the surface of moon. g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है सरफेस ऑफ मून पे आपको कैलकुलेट करना है. मैंने बताया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती है. अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके अलावा वैल्यू ऑफ जी जो है आपकी वेरी करती है. यदि हम अर्थ सरफेस से कुछ हम हाइट पे जाते हैं या डेप्थ पे जाते हैं तो उस केस में जी की वैल्यू जो है आपकी वेरी करती है. ठीक है, तो हमें इस केस में टॉपिक क्या कह रहा है, हमें ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है. जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कहाँ पे, सरफेस ऑफ मून पे. वी नो दैट, हम जानते हैं जी इज इक्वल टू होता है जीएम बाई आर स्क्वायर. जी क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर. हमें ग्रेविटी का निकालनी है मून पे, तो एम कर दो इसको. जीएम मतलब ग्रेविटी ऑन द मून, और यहां भी एम कर दो. मास ऑफ द मून आर एम कर दो. रेडियस ऑफ मून, और जी जो है कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ठीक है, इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है. ठीक है, इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, कांस्टेंट. तो ये आपका आ जाएगा. इसको सोल्व अब हम यहां पर हम जानते हैं हियर एम दिस इज द मास ऑफ मून. मास ऑफ मून एम यहां पे क्या है, मास ऑफ द मून यहां पे आपको दिया हुआ है. और इसकी वैल्यू जो है आपको कांस्टेंट होती है. ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा. 7.4 10⁻22 किलोग्राम. ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून आपका होता है. और रेडियस ऑफ मून जो होता है आरएम जो है, आरएम यहां पे है रेडियस ऑफ मून. क्या है, रेडियस ऑफ मून. और इसकी वैल्यू जो होती है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर होता है. आर एम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून है, और इसकी वैल्यू ये होती है. ठीक है, इसको इसे पुट कर दो, सोल्व कर दो. तो ग्रेविटी जो है आपकी क्या होगी मून के ऊपर, जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11. ये तो होता है. और मास ऑफ मून कितना होता है, दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22. और रेडियस ऑफ मून दे रखा है 1.75 स्क्वायर है इसका. 1.75 इंटू 10⁻12. 12 हो गया ना, 6 इंटू 6 12 हो जाएगा. और इसको आप सॉल्व करोगे ना अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग आपका आएगा 1.6 समथिंग आएगा. 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ग्रेविटी तो है मून पे क्या आएगी आपकी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो मून पे ग्रेविटी आपकी आ गई. यदि कम अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी है और मून पे जो ग्रेविटी को कंपेयर करते हैं तो एक रिलेशन और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से. जीएम बाई जीई. जीएम को बदला, जीएम आपको पता है कितना है 1.6, और ग्रेविटी अर्थ पे कितना होता है 9.8. इसका अप्रोक्सीमेटली 1.6 समथिंग आएगा. इसको इधर ले आओ. जीएम जो है
यहाँ से क्या है आपका 1/6 ऑफ जी ई। यहाँ से एक बात हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी जो होती है मून के ऊपर किसके इक्वल होती है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये हम एक रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है। मून पे जो ग्रेविटी जो होती है और मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून है, इनको पुट कर दो इसके अंदर। ये आपको दोनों टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें पुट कर दो, सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा। तो ग्रेविटी जो है मून पे जो है वो कितना होगा, 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन acceleration due to gravity, difference between the acceleration due to gravity and gravitational constant ये आपको, यदि आपको डिफरेंस आपको करना है, बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो हम सीधी सी बात है, हमें स्मॉल जी के अंदर और कैपिटल जी जो है इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। आप जानते ही हो यहाँ पे स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और जी क्या है, एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हम बात करते हैं तो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बताया था पीछे मैंने। जब किसी बॉडी को आप फ्रीली फॉल करते हो ना, तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण। जब किसी बॉडी को आप अर्थ सरफेस से आप उसको फॉल करते हो, नीज अर्थ सरफेस उसको फॉल करते हो, तो बॉडी आपकी एक्सेलरेट होती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन बोथ द बॉडीज हैव यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस। दोनों बॉडीज का मास यूनिटी हो, यूनिट डिस्टेंस पे रखी हो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यही कह सकते हो, द एक्सेलरेशन produced in a freely falling bodies the acceleration produced in a freely falling bodies is called, शॉर्ट में लिखा मैंने इसको, पीछे लिखा है वो लिख देना चाहिए, तो ये लिखा शॉर्ट में लिखा है इसको मैंने। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जबकि बॉडी को फ्रीली फॉल हम करते हैं तो उसके उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, the gravitational constant is equal to the gravitational constant
इज डिफाइंड एज द, पीछे लिखा तो वही चीज है, इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द force of attraction when both the bodies have, when both the bodies have unit mass and unit distance apart, unit distance apart. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स के बराबर ही होता है व्हेन बोथ द बॉडीज है यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट. ठीक है. और g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट होती है. द वैल्यू ऑफ g, the value of g is constant on the earth surface. The value of g is constant on earth surface. अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है पर पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड जो होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. सेकंड पॉइंट इसके अंदर हम नोट कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, is constant throughout the universe, throughout the universe. (6.67 10⁻⁻11) ये वैल्यू इसकी होती है. 6.67 into 10⁻⁻11 ये वैल्यू इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है. इसके बाद में वैल्यू ऑफ जी जो है आपकी वेरी करती है. वैल्यू ऑफ जी जो है आपकी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस. वैसे इसी का वही बात है. द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट the value of g is different at different places. बात वही पॉइंट है. इस प्रकार से वैल्यू ऑफ g डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस और the value of g is constant. The value of g is constant throughout the universe. पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है. ठीक है. जी की वैल्यू आपकी जीरो भी होती है. वैल्यू ऑफ जी जो है सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होती है. द वैल्यू ऑफ जी जीरो, जी की वैल्यू जो है अर्थ का सेंटर पे जीरो होती है. द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ. अर्थ का सेंटर पे वैल्यू जी की क्या होती है जीरो और कैपिटल जी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है. द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट जीरो. The value of g is not
कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स मैंने बताया आपको। ठीक है भाई, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, जब किसी बॉडी को आप अर्थ सरफेस से या नियर अर्थ सरफेस से आप फ्रीली फॉल करते हो तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी के कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे वो कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। अर्थ का सेंटर जो होता है वहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका अपोजिट इसके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें दिया इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling objects, freely falling objects, equations of motion for freely falling objects। जब एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल करते हैं ना तो उसमें इस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके क्या होंगे, ये हमें इसमें करना है। ठीक है, जैसे ये हम जानते हैं जब बॉडी आपकी लीनियरली अलोंग स्ट्रेट लाइन जब बॉडी मूव करती है उस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू, तो मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, जब बॉडी लीनियरली आपकी एक्सेलरेट हो रही है ना, एक्सेलरेशन को AWC प्राइम करते शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे हम, तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u square is equal to twice of a into s। There are three equations of motion in case of linearly acceleration. In freely falling bodies, in freely falling case, freely जब बॉडी को हम फॉल करते हैं उस केस में हम जानते हैं फ्रीली फॉल करते हैं तो उस केस में a जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगा, लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। s डिस्टेंस जो है उसको हम हाइट कह सकते हैं h। तो फर्स्ट इक्वेशन उस केस में क्या आएगी, इन फ्रीली फॉलिंग केस के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस gt, टाइम वही रहेगा, u और v इनिशियल वेलोसिटी होगी, बस एक जगह आप g कर दोगे और h की जगह h कर सकते हो आप। ये किस केस में बता रहा हूं मैं, इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आपका आ जाएगा ये सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू, तो ये s किसके इक्वल है, h के बराबर, h इज इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, g के इक्वल। ऐसे थर्ड ये क्या होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a था, g हो जाएगा, s हो जाएगा। तो ये आपकी देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं तो इस केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, और जब बॉडी लीनियरली अलोंग स्ट्रेट लाइन बॉडी यदि मूव कर रही है तो उस केस में देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है,
अब इस न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो कल करेंगे। यहाँ तक आपको इसको फिर कॉपी के अंदर नोट्स आपको बनाने हैं आपके साफ साफ, उसके बाद इनको आप निकाल के देखो कॉपी के अंदर से। डेली के काम डेली होना जरूरी है, ठीक है। थैंक्स।